हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन स्मार्ट आईएएस बिहार में। आज 15 अगस्त का दिन है। आज के ही रोज 15 अगस्त 1947 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिला था। तो आप सबको आजादी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया से खुशी के साथ आज के दिन को मनाइए। जो हमारे बिहार भारत का रिवाज है कि हम मुंह मीठा करते हैं किसी भी शुभ दिन पर, जलेबी खाइए। आज तो पटना में पूरे बिहार में लाइन लगी होगी। अपने बचपन का दिन हमको अभी भी याद आता है। हम लोग तो एक हफ्ता पहले से स्कूल में और कोचिंग में तैयारी में लग जाते थे आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए। और अभी भी जलेबी की पिछले साल के याद है, 15 अगस्त को कोइंसिडेंटली मैं घर पे था, तो भाई जलेबी की दुकान पे अब भी लाइन लगती है। लड्डू खाइए, खुशियां मनाइए। आज़ादी का दिन है, बड़ी मुश्किलों के बाद, कुर्बानियों के बाद मिला। और अगर आपको कोई शिकायत है आज से, कुछ लोगों की शिकायत रहती है ना कि किस बात की आज़ादी, अनएम्प्लॉयमेंट से इतना ज्यादा है, हॉस्पिटल में हालात खराब है, रोड की हालात खराब है। हाँ है। पेपर लीक हो रहा है, एग्जामिनेशन में फ्रॉड है। हाँ है। तो उसको सही करने की जिम्मेदारी भी तो हमारे ही ऊपर है ना। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना तुम लोग, तो बीपीएससी की तैयारी करके कल को जब अफसर बन जाओगे ना, तो और कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट होगा तो नौजवानों के ऊपर ना लाठी नहीं वैसे मारना, वैसे मत मारना उनको कि वो आतंकवादी है। तुमको जो अपना काम मिलेगा ना, डेडिकेटेड वर्क, जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे भाई, है ना, जिस भी पोजीशन में रहो, उसको अपने तरफ से ईमानदारी से करना जितना हो सके। गांधी जी और भगत सिंह बनने नहीं मैं बोल रहा हूं, जितना हो सके बस उतना ईमानदारी से करना। देखो कैसे नहीं देश आगे बढ़ेगा, देखो कैसे नहीं आजादी का असली मायने समझ में आएगा। अभी बीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है ना स्मार्ट आईएएस में। कभी कल ही क्लास में पढ़ाया था ना कांग्रेस और कांग्रेस के पहले के ऑर्गेनाइजेशन, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एसोसिएशन याद है? इंडियन एसोसिएशन जो कि कांग्रेस के पहले का सबसे पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो पता है अपना कौन से प्रोटेस्ट से पॉपुलर हुआ था? कल ही पढ़ाया था। जब इंडियन सिविल सर्विसेज में वायसरॉय लीटन जो था, उसने उम्र कम कर दी थी 21 से 19 साल। तो एग्जामिनेशन को लेकर तो पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ कुछ गलत हुआ तो चुपचाप सो के नहीं बैठ गए थे, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उसको सही करने की कोशिश किया था। तो तुम भी सही करने की कोशिश करो। अच्छा कोइंसिडेंस है ना बाबू, कल ही बीपीएससी का नया क्या बोलते हैं कैलेंडर आया है, और उसके अकॉर्डिंग 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स कब होगा? 25 अक्टूबर को। अभी से भी लगभग 2.5 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, तो सिंसियरली पढ़ाई में लग जाओ ना। बीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। हमारे स्टूडेंट जिन्होंने इनरोल करवा रखा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं सिंसियरिटी के साथ, बढ़िया करेंगे। और तुम में से जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था, अभी तक नहीं तैयारी शुरू की है, शुरू कर लो। मात्र 499 500 रुपए में तुमको कोर्स मिल रहा है। लाइव क्लासेस करवा रहे हैं हम लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों में स्टडी मटेरियल है, टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा। इस संडे को तो वीकली टेस्ट भी है। तो स्टार्ट करो, सिंसियरिटी डेडिकेशन दिखाओ। खाली हाथ पे हाथ धरे बैठोगे और शिकायत करते रहोगे सरकार से, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है बाबू। खुद मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो करिए। बिहार प्रहरी में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को जो डिस्कस करते हैं अभी डिस्कस करेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसका डॉक्यूमेंट कमेंट में अवेलेबल रहेगा, टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़िए, बट पढ़िए। वैसे भी जब 25 अक्टूबर को एग्जाम होगा ना, तो अभी का भी जो करंट अफेयर्स है वो तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या कि पुराना वो कोई क्वेश्चन पेपर बना हुआ से एग्जाम नहीं लेंगे, नया क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, बुझ रहे हो ना। तो इसलिए करंट अफेयर्स को बड़ी सिंसियरिटी से लीजिए, ठीक है। चलिए, आज हम लोग कौन कौन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिवाइवल ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन बिहार। देखो पहले भी मैंने बताया था कि बिहार प्रहरी का सेशन, वैसे ही इस प्रीलिम्स में तो आपको खूब काम आने वाला है ही, हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करवा रहे हैं तुम्हारे लिए, सो दैट तुम मेंस में भी अच्छा आंसर लिख सको। क्या है कि खाली प्रीलिम्स क्लियर करवाने से कोई लड्डू नहीं मिलेगा, कोई मेडल नहीं मिलेगा। मेंस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू क्लियर करेंगे, तभी ना अफसर बनेंगे भाई। तो इसलिए प्रीलिम्स मेंस दोनों को ध्यान में रखकर सेशन को हम डिस्कस करवाएंगे। तुम उसको देखोगे, रिवाइज करोगे। पिछले मंथ का जुलाई वाला कंपाइलेशन तुम्हारे साथ हम ये हफ्ता तक अवेलेबल करवा देंगे, उसको प्रिंट करके पढ़ लेना। सेकेंड टॉपिक क्या है? कांवर लेक, एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो ऑक्सबो लेक है। अभी ऑक्सबो लेक क्या होता है, कांवर लेक का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, रमसार साइट है कि नहीं है, रमसार साइट क्या होता है, सब समझाएंगे आज। इंग्लिश हिंदी दोनों में डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहेगा, हम एक्सप्लेन करने का काम कर देंगे, तुम बाद में इंग्लिश हिंदी में पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग। फिर थर्ड टॉपिक होगा सहयोग शिविर। गवर्नेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार की बहुत अच्छी पहल है, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सहयोग शिविर। और फोर्थ होगा बिहार टू प्रोड्यूस फिश ब्रूड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब सिर्फ मछली पालन नहीं है, मछली पालन करने वालों को कैसे डेवलप्ड फिश की जो वेराइटी है, जिसको कि हम क्या करेंगे, अच्छे से पहले इंडिजीनियसली डेवलप करेंगे, जिसे कोई इन्वेजिव फिश नहीं आ जाएगा। जैसे तुमको याद है थोड़ा दिन पहले बिहार में ही जो थाई मांगूर फिश था, एक वीडियो बना के भी हम डाले थे, थाई मांगूर फिश को एक जगह गड्ढा खोद के उसमें दफन किया गया। काहे?
क्या कि थाई मांगुर फिश ना इन्वेसिव फिश होता है, वो देसी मांगुर को भी खत्म कर देगा, बाकी सब फिश को खत्म कर देगा, पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम को बर्बाद कर देगा। तो वैसा नहीं हो, इन्वेसिव फिश वगैरह नहीं आए, उसके लिए फिश ब्रूड भी बिहार में पहली बार सेटअप हो रहा है। तो ये चारों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन चारों टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, उसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में करोगे। इनका आंसर हम वीडियो में अवेलेबल करवा देंगे, पर पहले तुम खुद से ट्राई करोगे, बाद में वीडियो से देखोगे। नहीं तो बीपीएससी जो नया ऑप्शन इंक्लूड किया है ना, ई नॉट अटेम्प्टेड, हमेशा वही चूज करते रह जाना होगा। ऐसा नहीं ना करना है, एग्जाम क्लियर करना है ना। चलिए फिर पहले टॉपिक पर आते हैं, रिवाइवल ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन बिहार। बिहार में शुगर इंडस्ट्री का रिवाइवल। अभी देखो हम समझा रहे हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में खुला है, बट अगेन हम बार बार बोल रहे हैं कि हिंदी में भी हम इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तुम उसको पढ़ लेना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बिहार में कुछ नए चीनी मिल का उद्घाटन करने वाले हैं। अभी नहीं, आगे करेंगे, नवंबर 20 2026 में प्लान है। मतलब तुम्हारे एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले, तो बड़ा हॉट टॉपिक रहेगा, इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 नया शुगर मिल आएगा, एकदम ध्यान से देखो, आराम से एक्सप्लेन हम करेंगे, है ना, वीकली सेशन है, कोई हड़बड़ी की बात तो है नहीं, तो आराम से एक्सप्लेन करेंगे, तुम देखोगे। 2 नया शुगर मिल कहाँ कहाँ पर भाई, एक सकरी मधुबनी में और दूसरा रैयम दरभंगा में। तो ये दोनों प्लेसेस आपको याद रखना है कि अच्छा, सकरी मधुबनी और रैयम दरभंगा में। सकरी और रैयम वाले बहुत लोग तुम लोग होगे, दरभंगा मधुबनी वाले, है कि नहीं? हमारा दोस्त लोग है दरभंगा में, मधुबनी में। तुम्हारे प्रशांत सर का घर भी पास ही में पड़ेगा, ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 नया आपको चीनी मिल सेटअप होने वाला है, ठीक है, जिसको कि स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट रन करेगी। सेटअप होने वाला है, आगे सेटअप होगा। अब हम बैकग्राउंड में देखेंगे कि बिहार में शुगर इंडस्ट्री का जो चीनी उद्योग है उसका क्या स्टेटस है, शुगर इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है। सबसे पहली बात तो हम देख लेते हैं कि ये जो 2 नया चीनी मिल सकरी में और रैयम में, दरभंगा मधुबनी और दरभंगा में सेटअप होगा, इसका एम क्या है? इसका एम है कि बिहार में ना इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स डेवलप करना। पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तुमको पता है देश का पहला जो चीनी मिल लगा था ना, वो बिहार में लगा था। पहला जो चीनी मिल लगा था, इंडिया का पहला, देखो ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया का जो पहला चीनी मिल लगा, कहां पर लगा बाबू? मरहौरा, सारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। मेरे पापा जी भी यहाँ पे पोस्टेड थे जब जॉब में थे। तो मरहौरा में, सारण डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे देश का पहला चीनी मिल लगा था। कब लगा था? 1904 में। अब इसको जरा हम हिस्ट्री से कनेक्ट करें, 1904 में मरहौरा में देश का पहला चीनी मिल लग रहा है ना, मरहौरा बिहार में, सारण में। और 1905 में क्या हो रहा है? बंगाल का विभाजन हो रहा है। तो इसको ना हिस्ट्री से ऐसे कनेक्ट करते जाना है, डेट सबको ऐसे, यही पढ़ने का तरीका है। तो चीनी मिल का इतिहास तो भारत बिहार में बहुत पुराना है, तो उसी चीज को और डेवलप करने के लिए 2 नया चीनी मिल लगने वाला है, ठीक है। टारगेट क्या होगा? 25 नया चीनी मिल बिहार में 5 साल के अंदर स्टेब्लिश करना। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स के लिए भी बाबू काम आएगा, मेंस में भी आंसर लिखने में यूज कर सकते हो कि अगले 5 साल में लक्ष्य है 5 गुना 5, 25 गो नया शुगर मिल बिहार में स्टेब्लिश करें, जिससे कि बिहार में जो शुगर इंडस्ट्री है, जिसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, उस पोटेंशियल को एक्चुअली में रेवेन्यू जनरेशन में कन्वर्ट किया जा सके। अब तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि तुम एग्जाम क्लियर कर सको, लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो ऊपर से हनुमान जी आकर और अल्लाह वाहे गुरु जीसस आकर थोड़ी एग्जाम क्लियर करवा देंगे। मेहनत तो खुद ही ना करना होगा, है ना। क्या क्या कंपोनेंट्स होगा इस चीनी मिल का, एक्चुअली में पूरे शुगर कॉम्प्लेक्स का, कि यहाँ पे सिर्फ चीनी मिल नहीं होगा, चीनी मिल के साथ साथ हम शुगर का तो प्रोडक्शन करेंगे ही, शुगर प्रोडक्शन के साथ साथ अगर बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको इथेनॉल मिल गया। अब आजकल इथेनॉल का तो बहुत चर्चा हो रहा है कि नहीं, कि पेट्रोल में हम इथेनॉल को मिक्स करने वाले हैं। तो अगर इथेनॉल जो कि बाई प्रोडक्ट होता है शुगर मिल का, शुगर प्रोडक्शन का, तो अगर हम इथेनॉल का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो चीनी के साथ साथ, मतलब आदमी के पेट भरने के साथ साथ गाड़ी का भी पेट भरा जाएगा। पेट्रोल में मिक्स होगा इथेनॉल, इकोनॉमी जनरेशन होगा कि नहीं, रेवेन्यू जनरेशन। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस, इन सब में भी हेल्प यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा शुगर कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, यहाँ पे डिस्टिलरी प्लांट होगा, को जनरेशन प्लांट होगा। को जनरेशन प्लांट कहने का मतलब कि हम चीनी और इथेनॉल के साथ साथ बैगेस जो है ना, जो बैगेस है, मतलब जब तुम गन्ना को पेरते हो ना, तो गन्ना को पेरने के बाद जो बच जाता है, हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी में। नहीं, गन्ना का जूस पीते हैं, केतारी का जूस पीते हैं, तो बच जाता है, जो सिट्ठी बच जाता है, जिसको सिट्ठी बोलते हैं हम लोग घर में पटना की तरफ, वही, उसी को हम बैगेज बुला रहे हैं, राइट। और सीबीजी यूनिट कि भाई हम क्या करेंगे? कंप्रेस्ड बायोगैस यूनिट भी डेवलप करेंगे। बायोगैस का जब प्रोडक्शन हो रहा है तो कंप्रेस्ड बायोगैस यूनिट भी, एक होता है नेचुरल गैस सीएनजी, हम यहाँ से बायोगैस डेवलप करेंगे। तो देखो ये जो कंपोजिट शुगर कॉम्प्लेक्स है, इसका फायदा कितना हो गया? शुगर प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन, और बायोगैस प्रोडक्शन, शुगर प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से ओवरऑल बिहार का जो इशू है एम्प्लॉयमेंट का, रेवेन्यू जनरेशन का, वो सॉल्व हो जाएगा। सरप्लस प्रोडक्शन हुआ इथेनॉल का, इलेक्ट्रिसिटी का, बायोगैस का, हम सेल कर देंगे, वहां से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। फायदा हो गया।
बहुत बढ़िया। चलिए अब हम जरा बात करें और चीनी के बारे में। तो पहला मिल तो बिहार में लगा था 1904 में, ही तुमको समझा ही दिए। शुगर जो है ना उसको ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्रॉप बोला जाता है बाबू। तो बिहार जो है ऑब्वियसली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, तो यहाँ पे तो शुगर का प्रोडक्शन, शुगर क्रॉप का मतलब गन्ना का प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा ही। खरीफ क्रॉप में कैटेगराइज होता है, राइट। आज वैसे आजकल आजकल अब एग्रीकल्चर काफी डेवलप हो गया है, तो अब रबी वेराइटी भी डेवलप किया गया है। अदरवाइज ये खरीफ है। तुम ध्यान दो, अभी छठ का टाइम आएगा तो यही खरीफ फसल कट के छठ के टाइम में गन्ना आता है ना, छठ में हम लोग सब चढ़ाते हैं घर में, कोसी भरने में यूज करते हैं। तो ऐसे भी कॉमन सेंस लगा के भी याद रखना है। वैसे कुछ वेराइटी आजकल नया डेवलप हुआ है जिसको रबी में भी प्लांट कर सकते हैं विथ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी। अदरवाइज शुगर कैन इज अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, चलिए कितना टेम्परेचर चाहिए इसको? 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग का इसका जो आपका आइडियल टेम्परेचर होता है वो चाहिए होता है। 75 से 100 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए, है ना। 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। दैट्स वाई हम खरीफ क्रॉप में इसको कैटेगराइज करते हैं कि ठीक ठाक पानी होना चाहिए, बारिश हो रही है ठीक ठाक, अच्छी बात है, नहीं बारिश हो रही है तो इरिगेशन के थ्रू हम वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेंगे। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो भारत में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है भैया? उत्तर प्रदेश है। मतलब हम लोग का पड़ोसी, बिहार का पड़ोसी उत्तर प्रदेश, राइट, जो कि लगभग भारत का 48.6 48.6% शुगर कैन का प्रोडक्शन करता है, 48.6। फिर उसके बाद महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है। ई ऑर्डर भी आपको याद रखना है, इसमें जब कभी कोई चेंज होगा तो वो चेंज देख लेना। बिहार का क्या पोजीशन है ये तुम ढूंढोगे और कमेंट सेक्शन में हमको बताओगे। तो पहले ऊपर में हो गया क्या हमारा? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। मतलब ऐसे UMK करके हम UMK करके याद रख सकते हैं ट्रिक में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक ये टॉप 3 प्रोड्यूसर्स हो गए। उसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, बंगाल, इन सब में भी अच्छा प्रोडक्शन होता है ही। और अब हम शुगर कैन के बारे में बात करें तो देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने मेंस के टाइम में तुम यूज कर सकते हो। इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा कि एक बात बताओ बाबू, बिहार में शुगर कैन के लिए जो और 25 गो नया कंपोजिट मिल लगने वाला है, काहे लगाएंगे? तो तुम बोलोगे कि सर एक्चुअली क्या है ना कि बिहार में ना शुगर कैन इंडस्ट्री में रिकवरी रेट काफी बढ़िया है। अब ये रिकवरी रेट क्या है? तो देखो शुगर रिकवरी रेट क्या है कि जो शुगर निकलता है ना, जैसे एक हो गया तुम्हारे पास केतारी, एक वो केतारी निकल गया। अब एक केतारी से या मान लो केतारी का हम बंडल ले लिए तो 100 केजी से ना लगभग हम 10.3 केजी शुगर निकाल लेते हैं। इसी को हम रिकवरी रेट बुलाते हैं। कहने का मतलब कि परसेंटेज ऑफ शुगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्रस्ड क्रेन, कि हम 100 केजी अगर हम शुगर केन लेते हैं, गन्ना लेते हैं, हम 100 केजी केतारी लेते हैं, उसमें से लगभग 10.3 केजी हमको शुगर मिल जाएगा। मतलब हमारा 10.3% रिकवरी रेट है। और बाकी जो सिट्ठी बच जाएगा, जो बैगेज बच जाएगा, उससे हम क्या करेंगे? उससे हम बायोगैस बनाएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज करेंगे, हम इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, बाकी चीजों में यूज करेंगे। तो रिकवरी रेट शुगर का डायरेक्टली 10.3% है, जो कि काफी बढ़िया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस बिहार में शुगर इंडस्ट्री के ग्रो करने के लिए बहुत अवसर है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबू लोग, याद रखना है। मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, प्रीलिम्सों में पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। और अब बिहार में शुगर को डेवलप करने के लिए बिहार की सरकार, भारत की सरकार के साथ मिलकर शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट हो गया या बाकी जो इंस्टीट्यूट है उन सब के साथ मिलकर, IIT पटना सब के साथ मिलकर नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम करेगी, जिससे कि आगे जो 5 साल में 25 नया शुगर मिल सेटअप करने का लक्ष्य है उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक, पढ़िएगा भी, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना भी है बाद में, अभी तो हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। और जहां कहीं डाउट रहे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछना भी है। अब ये रहा तुम्हारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंग्लिश में है, हिंदी भी ट्रांसलेशन अवेलेबल करवा देंगे हम, सेशन जब लाइव होगा तो तुमको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। हम इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर देंगे, लेकिन हम ही चाहते हैं कि तुम आंसर खुद से करो, एक बार चेक करो पहले खुद से, है कि नहीं। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ के एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस करोगे तभी तो अच्छा करोगे ना। देखो यहाँ क्वेश्चन हम कॉम्प्लेक्स करके 4-4 स्टेटमेंट बना के दिए हैं। काहे दिए हैं? कि तुम अभी टेस्ट के टाइम में, अभी पढ़ने के टाइम में जितना मेहनत करोगे एग्जामिनेशन में उतना रिलैक्स होकर बढ़िया परफॉर्म करके आओगे। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया इस वाले टॉपिक से। थर्ड टॉपिक, अच्छा एगो मेंस का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ अटैच करके रखे हैं, मेंस का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आप अभी चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर अभी प्रीलिम्स में ज्यादा आपका ध्यान है तो आप प्रीलिम्स के बाद लिख कर दिखाइएगा, लेकिन जरूर फाउंडेशन की क्लासेस में तो हम लोग मेंस का क्वेश्चन आंसर भी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। अब हम दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है कांवर लेक से रिलेटेड। अब सबसे पहले अभी स्क्रीन को यहीं पॉज कर देना जब ये वीडियो देखना, और हमको ये बताना कि कांवर लेक बिहार में कहाँ है। अब स्क्रीन को पॉज करके तुम ये चीज रिकॉल करके कमेंट सेक्शन में आंसर करो।
चलो, अब कांवर लेक जो है ना, कांवर लेक में वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन के वजह से, कहे इंसानी होता है जो नेचुरल एलिमेंट सबको प्रोटेक्ट करता है, उसके वजह से कांवर लेक जो है ना उसको थ्रेट हो रहा है उसके एग्जिस्टेंस का। इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है ये बोल रहा है कि भाई कांवर लेक में बिहार सरकार, और बिहार सरकार को ऑब्वियसली सुपरवाइज करने के लिए जो भारत सरकार है, भारत सरकार जो मदद करेगी बिहार सरकार को, इनको अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभानी चाहिए, नहीं तो एशिया का जो सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है उसके एग्जिस्टेंस को ही खतरा हो जाएगा। चलिए अब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। एनजीटी ने खुद से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, सुओ मोटो खुद से एनजीटी ऐसा कर सकती है, इसके पास सुओ मोटो एक्शन लेने का पावर है। मतलब क्या है कि सपोज कांवर लेक हो गया या कहीं का रीजन हो गया है ना, सपोज जैसे असम में यहाँ गुवाहाटी में दीपोर बिल है, ये भी रमसार साइट है ना, कांवर लेक भी रमसार साइट है। रमसार कहाँ है बाबू पता है? अभी जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना वेस्ट एशिया में, ईरान वही है रमसार। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे जाओगे और सर्च करोगे रमसार तो तुमको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, पूरा डिटेल में वहां करवा रखे, वो भी चलो उसका वीडियो का लिंक भी हम कमेंट में डाल देंगे, देख लेना। पूरा रमसार साइट, रमसार कन्वेंशन, ये सब तुम्हारा कवर हो जाएगा डिटेल में, कहीं क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ईरान में पड़ता है रमसार, और क्या क्या चीजें हुई थी, रमसार कन्वेंशन क्या था, सब कुछ वहां डिस्कस है। तो सपोज मान लो कि दीपोर बिल में मान लो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से दीपोर बिल का हेल्थ खराब होगा, तो एनजीटी खुद से ना सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। खुद से एनजीटी ये बोलेगा करे वहां पे वो एक्टिविटी को बंद करो, वैसा नहीं कर सकते हैं, राइट। सुओ मोटो एक्शन, कंप्लेन करने की जरूरत नहीं कि कोई कंप्लेन करेगा तभी। अब कांवर लेक एक ऑक्सबो लेक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ ऑक्सबो लेक क्या है समझा तो हम रखे हैं, तुम पहले पिक्चर के हेल्प से समझो। ये यहाँ पे एक पिक्चर है, रियल पिक्चर, और ये आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए क्या है, नदी जब नीचे आती है ना, एक चीज याद रखना सबसे पहले कि जो भी ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होगा बाबू लोग, ये ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन तब होगा जब रिवर का स्पीड, नदी का स्पीड स्लो हो जाएगा। मतलब वो पहाड़ों में नहीं, जब नदी नदी फील्ड में आ जाएगी, मैदानी क्षेत्रों में, तब स्पीड पहाड़ के कंपैरिजन में स्लो हो जाता है, यहां पर ऑक्सबो लेक बनेगी, है ना। जब रिवर का स्पीड स्लो हो रहा है, जब वो फील्ड रीजन में आ चुकी है, तब धीरे धीरे यहाँ ऑक्सबो लेक बनाती है। तो बिहार तो फील्ड रीजन में है ना जी, तो नहीं बनेगा ऑक्सबो लेक, बनेगा। चलिए कैसे बनता है ये, रवि मान लो नदी ऐसे फ्लो कर रही है ना, फील्ड रीजन से, स्पीड स्लो हो चुका है, राइट, ऐसे करके ये मियांडरिंग करते हुए, अपना शेप ऐसे मोड़ते हुए ऐसे फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे इस पिक्चर को और इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, ये यहाँ पे रिवर का शेप ऐसे मुड़ा है ना, आउटर वाला जो पार्ट होता है ना, आउटसाइड वाला पार्ट, मतलब रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो जो बाहर वाला उसका इलाका है वहां पे ना थोड़ा इरोजन भी करती है, फिर ऐसे मुड़ते हुए आई, यहाँ पर भी बाहर वाला पार्ट हुआ, यहाँ ऐसे मुड़ रही है, ऐसे मुड़ रही है। यहाँ पर तुमको ये जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस देखो यहाँ ज्यादा था, और धीरे धीरे ये स्पेस ना कम होता जाता है, और यहाँ पे तो आखिर थर्ड स्टेज में मान लो रिवर क्या हुआ, ऐसे सीधे फ्लो करके चले गई। मतलब ये जो मुड़ाव हो रहा था रिवर का, ये स्पीड स्लो होने की वजह से ये धीरे धीरे कम होता चले गया, और अगले स्टेज में रिवर सीधे ऐसे मुड़कर चली गई। इस साइड वाला जो पार्ट बच गया ये बन गया ऑक्सबो लेक, क्योंकि अब तो रिवर का फ्लो इधर से हो रहा है, इधर जो पार्ट बन गया इसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं, क्योंकि बैल के पीठ के ऊपर वैसे ही ऐसे ऑक्सबो जैसा, ऐसे बो जैसा उठा हुआ रहता है ना, ये ऑक्सबो ऐसे ही उठा हुआ रहता है ना। तो नदी अब यहाँ से निकल गई और यहाँ पे ऑक्सबो लेक बच गया। उससे पहले नदी ऐसे ऐसे मुड़ रही थी, तो यहाँ पे पानी और बाकी जो सेडिमेंट है वो जमा होता है। ये जो ऑक्सबो लेक होते हैं खूब फर्टाइल होते हैं, क्योंकि नदी का सेडिमेंट जमा है, पानी जमा है, तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आएंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए अच्छा स्पेस बन जाता है, फिशरीज का अच्छा, फिशेस का प्रोडक्शन अच्छा होगा, बहुत सारे वेराइटी मिलेगी। यही ऑक्सबो लेक के फॉर्मेशन का प्रोसेस है। अब यहाँ पे उसी को वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है, जो तुम एक बार पढ़ोगे आगे भी इन सेंटेंसेस को याद रखोगे, सेंटेंस फॉर्म करने के तरीके को याद रखोगे, ताकि मेंस में आंसर लिख सको। प्रोसेस क्लियर है ऑक्सबो लेक का? दिक्कत तो फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताने का। अब हम आ जाते हैं बिहार पर, पढ़ो जब तक हम जरा थोड़ा सा पानी पी लें, जल पी लें। तो कांवर लेक हम तुमसे पूछे थे कहाँ है, आंसर तो मालूम है सबको, है ना, पटना के पास ही बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में कांवर लेक पड़ता है, चेरिया बेरियारपुर बेगूसराय में कांवर लेक पड़ रहा है। कौन से रिवर के मियंडरिंग की वजह से, अभी जो हम तुमको पिक्चर दिखाए थे कि रिवर इस तरह से मैदानी इलाके में आके उसका स्पीड कम हो जाता है, घूमते फिरते ऐसे ऑक्सबो लेक बनाती है, तो ये कौन से रिवर की वजह से बन रहा है भैया? बूढ़ी गंडक की वजह से, बूढ़ी गंडक। अब जरा तुम मेरे को ये बताओगे बूढ़ी गंडक का सोर्स कहाँ पे है, कहाँ से बूढ़ी गंडक निकलती है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा की कैसी ट्रिब्यूटरी है? वो तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, गंगा की राइट बैंक है कि लेफ्ट बैंक है, कहाँ से गंगा को ज्वाइन कर रही है, सोर्स क्या है, ये तुम मेरे को बताओगे बूढ़ी गंडक का, कमेंट सेक्शन में।
कांवर लेक की जहां तक बात करें तो इसको एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक बनाया बोला जाता है। फ्रेश वाटर है क्योंकि बूढ़ी गंडक तो रिवर है ना, समंदर का पानी तो यहाँ मिल नहीं रहा है। समंदर का पानी भी मिल सकता है अगर मान लो रिवर अपना जो ऑक्सबो लेक है वो बे ऑफ बंगाल के पास बना रही है, तो समंदर का पानी टाइड के वजह से आ सकता है ना है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सबो लेक बन गया, रिवर वाटर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है एशिया का कांवर लेक, जिसका एरिया लगभग 63 से 67 किलोमीटर है, लगभग इतना एरिया है। ठीक है, इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया था 1986 में, ये सारा चीज याद रखिएगा। बर्ड सेंचुरी भी है, जैसा अभी हम तुमको बताएं ना कि माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। और बिहार का पहला रमसार साइट ये बना था नवंबर 2020 में। ये सब पॉइंट तो बीपीएससी को बहुत प्यारा है कि ये बिहार का पहला रमसार साइट बनेगा। रमसार साइट या रमसार लिस्ट में इंक्लूड होने का मतलब कि भारत सरकार और बिहार सरकार इस लेक को लेकर, इस वेटलैंड के कंजर्वेशन को लेकर सीरियस है। क्योंकि जब भी किसी वेटलैंड को, ऐसे लेक को जब रमसार लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आता है, यू नीड टू कंजर्व, यू नीड टू प्रोटेक्ट इट। इसलिए तो एनजीटी ने सुओ मोटो एक्शन लेकर पूछा बिहार सरकार से कि अबे क्या कर रहे हो भैया, इसका प्रोटेक्शन कंजर्वेशन क्यों नहीं चल रहा है। बिहार का पहला रमसार साइट है नवंबर 2020 में, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एनजीटी की जहां तक बात करते हैं तो देखो एनजीटी का ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पे जो वेटलैंड्स है ना, जो रमसार साइट है, जो 63 से 67 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, अब इंक्रोचमेंट की वजह से 63 स्क्वायर किलोमीटर लगभग बचा है। मतलब देखो क्या हो रहा है, ये 63, 60, 59 और 50 ऐसे होता जा रहा है कि लोग वहां पर घर बना दे रहे होंगे, या आजकल लोगों का आदत रहता है ना, म्यूनसिपैलिटी का भी आदत रहता है यही सब, कि अपना कचरा डालकर डाल देते हैं कहाँ पर भाई, नदी के किनारे, तालाब के किनारे। तो ये वेटलैंड सब ऐसे ही भरते जा रहे हैं। तो इन सब के वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। जब वहां पे कचरा डाल दोगे तो माइग्रेटरी बर्ड्स कैसे ही आएंगे वहां पर, है ना। और ये जो वेटलैंड्स है ना, ये जो जैसे हमारा ऑक्सबो लेक हो गया, ये क्या करता है ना बाबू, ये एक्सेस वाटर को ना स्पॉन्ज की तरह होल्ड करके रखने का काम करता है। एक्सेस वाटर है उसको हम स्पॉन्ज में डालेंगे तो स्पॉन्ज पानी सोख लेगा। ये वेटलैंड भी पानी को सोख कर और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर तक पहुंचा देते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल हमेशा ऊपर रहेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते रहेगा। बट पॉल्यूशन की वजह से यहाँ ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी स्लो हो रहा है। एंड दूसरी बात कि बूढ़ी गंडक रिवर जो है, बूढ़ी गंडक रिवर में खुद पानी के कम फ्लो होने के वजह से या उसके वजह से, उससे डिसकनेक्ट होने के वजह से भी कांवर लेक जो है उसको थ्रेट फील हो रहा है। उसका कुछ वे फॉरवर्ड भी है कि हम साइंटिफिक मेथड को यूज कर सकते हैं, ह्यूमन इंक्रोचमेंट को, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, बूढ़ी गंडक से इसकी कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अब जब हम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ रिवर लिंकिंग नहीं करना है, यहाँ हमको बस जो बूढ़ी गंडक रिवर है उसका एक छोटा सा ऐसे नहर जैसा खोद कर कांवर लेक तक पहुंचा देना है, पानी आते रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो हमेशा रहेगा सर्वाइव। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एनजीटी के बारे में देख लो। ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये एक स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है, एक लॉ के थ्रू एनजीटी को बनाया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग, जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, स्पेशली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एयर एक्ट, इसके अलावा वाटर एक्ट, बाकी सब चीज, इन सबसे रिलेटेड चीजों को इंप्लीमेंट करवाए। इसका दो लिमिटेशन भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या फॉरेस्ट राइट एक्ट जो इससे निकल कर आया, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ये बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा गया है कि एनजीटी इज एप्लीकेबल ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, नहीं, एनजीटी इज एप्लीकेबल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड एयर एक्ट एंड वाटर एक्ट एंड अदर सच एक्ट्स। इन दोनों एक्ट में नहीं काम करता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जिससे आगे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी आएगा। तो ये याद रखिएगा, ये यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है, बाकी स्टेट पीसीएस ने भी। इसके कई फेमस केसेस हैं, जैसे वर्धमान कौशिक केस 2014-15 का है, जिसमें इन्होंने 10 साल पुराना जो डीजल बैन है ना, 10 ईयर डीजल व्हीकल बैन एंड 15 ईयर पेट्रोल व्हीकल बैन दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगाया था। इस चीज को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया वैसे, राइट, वर्धमान कौशिक केस में। हालांकि क्रिटिसाइज लोगों ने इसलिए किया क्योंकि लोगों की अपनी मजबूरी है कि भाई हमारे पास पुराना व्हीकल है, हम क्या करें। पर एनजीटी ने बोला कि अगर दिल्ली में पॉल्यूशन कम करना है तो ये स्टेप तो लेना ही होगा। ये मेन्स में आंसर में यूज हो सकता है। अब चलो इस पे भी देखो, बेस्ट एक तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में करोगे, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक नेक्स्ट भी। अब हम थर्ड टॉपिक पर चलते हैं, मेंस का ये क्वेश्चन है जिसको तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। थर्ड टॉपिक पर चलें, सहयोग शिविर। बिहार सरकार ने पहली बार सहयोग शिविर का आयोजन किया, जिसमें 5.5 5.5 लाख इशू का रिजोल्यूशन हुआ है। बहुत बढ़िया जी, 5.5 लोगों का अगर समस्या सुन लिया गया तो बहुत अच्छी बात है। और कहा जा रहा है कि रिजोल्यूशन हुआ है, सिर्फ सुना नहीं गया है, तो अपने आप में अचीवमेंट है। और ये सब चीज जो ऐसा ऐसा फिगर होता है ना, ये सब बीपीएससी भी पूछता है, और आंसर में लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, है ना। चलो
तो पहली बार सहयोग शिविर, फर्स्ट स्टेट लेवल सहयोग शिविर 14 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया गया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी उसमें प्रेजेंट थे, राइट। पर्सनली उन्होंने 100 से ज्यादा ग्रीवांसेस को सुना और ओवरऑल इस सहयोग शिविर में लगभग 5.5 लाख से 6 लाख तक के केसेस का निपटारा हो गया। अब हम सहयोग शिविर के बारे में बात करें, इसको हम पहले भी प्री सिक्योर के सेशन में डिस्कस किए हैं तुम्हारे साथ। आज हम इसके डिटेल्स फिर डिस्कस करते हैं। क्या सहयोग शिविर के बारे में मई 19 2026 को ही अनाउंसमेंट हुई। इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या बोला कि अगर 30 दिन के भीतर समस्या का निवारण नहीं होगा, उसका निपटारा नहीं होगा, तो 21वें दिन जिस एम्प्लॉय, जिस ऑफिसर के पास वो केस पेंडिंग था, उसका ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाएगा। हाँ, 30 दिन में आपके पास कोई इशू आया, उसको रिजॉल्व कीजिए, नहीं कीजिएगा तो 31वें दिन ऑटोमेटिक सस्पेंशन। बहुत स्ट्रिक्ट मेजर है, राइट। ऑटोमेटिक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है। तो एक अच्छा पहल था सहयोग प्रोग्राम का, ये अच्छा पहल है ना। था क्या है, लक्ष्य ये रखा गया है कि हर मंथ के दूसरे मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करके, हनुमान जी की पूजा करके सहयोग शिविर ऑर्गेनाइज करना है। सेकेंड ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। सेकेंड ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ याद रखिएगा, हर महीने में एक बार सेकेंड ट्यूसडे को यह सहयोग शिविर ऑर्गेनाइज किया जाएगा और 30 दिन के भीतर समस्या का निपटारण करना पड़ेगा। अच्छा है, चलिए क्या मैकेनिज्म इसमें यूज किया गया, ये सारा चीज मेंस में बड़ा काम आएगा बाबू, मेंस के आंसर के लिए। तो क्या मैकेनिज्म है, तो बिहार राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट, जिसको हम आरटीपीएस एक्ट बोलते हैं, इस एक्ट को यूज किया गया, जो कि पब्लिक का जो भी ग्रीवांसेस होता है उसके गारंटेड डिलीवरी, गारंटेड रिजोल्यूशन पे ध्यान देता है। बिहार राइट्स टू पब्लिक रिड्रेसल एक्ट है ना, और सहयोग शिविर 2026, ये तो सहयोग प्रोग्राम का पार्ट हो गया। तो इन एक्ट्स का सहारा लेकर फाइनली जो पब्लिक के ग्रीवांसेस हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उनको निपटाने का काम किया जाएगा। अब तुम इनका यूज क्या करोगे, डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने का कम चांस है, फिर भी पढ़ना है। मेंस में ना आप लिख सकते हो कि अच्छा इन एक्ट्स का यूज करके ऐसे अपने वर्क को सहयोग शिविर में जो भी ग्रीवांसेस है उनको एड्रेस किया जा रहा है। इसका स्टैच्यूटरी बैकिंग क्या है, तो ये स्टैच्यूटरी बैकिंग है। सिग्निफिकेंस क्या हो गया, प्रोएक्टिव अकाउंटेबिलिटी। अब 30 दिन में नहीं सॉल्व करेंगे, 31वें दिन सस्पेंशन हो जाएगा, तो प्रोएक्टिवली आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, वो अकाउंटेबल होंगे पब्लिक के लिए। अच्छी बात है, जरूरी है। अभी है ना, एक आईएएस ऑफिसर है मुंडे सर, जो महाराष्ट्र में जो फूड सिक्योरिटी को लेकर काम कर रहे हैं, स्पेशली जो फूड डिपार्टमेंट में, जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए, हम लोग जाते हैं ना, पनीर में काफी घोटाला होता है, तो वो उन सब के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। बहुत तारीफ काबिल बात है। तुम सबको, युवा जो भी ऑफिसर बनने वाले, उनको ये सीखने की जरूरत है। पर तुम एक चीज ध्यान दिए कि हमारे देश की हालात ऐसी हो गई है कि कोई एक इंसान ईमानदारी से बस अपना काम करता है ना, वो इतना पूजा जाता है। तारीफ करने की बात है, नो डाउट, लेकिन क्या बाकी लोग काम नहीं करेंगे क्या? बाकी लोग एक्चुअली काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से एक ईमानदार आदमी काम कर रहा है तो लग रहा है अरे वाह कितना बड़ा काम किया। ये हालात पे आ गए हैं। अदरवाइज वो तो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं ईमानदारी से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बाकी सब लोग जब काम करने लगेंगे ना, तो फिर देश देखो कितना आगे बढ़ जाएगा। फिर हमको कोई एक अच्छा काम एकदम ऐसा बवाल नहीं लगेगा कि भाई क्या बढ़िया काम हो गया है। ठीक है, सिटीजन का एम्पावरमेंट होगा अगर लोग डायरेक्टली अपने ग्रीवांसेस को चीफ मिनिस्टर साहब तक, मिनिस्टर्स तक पहुंचा सके, तो ऑब्वियसली लोग समझेंगे कि भाई हमारा भी एम्पावरमेंट है। खाली इलेक्शन के टाइम में नेता लोग हमारे पास हाथ जोड़कर वोट मांगने नहीं आते हैं। तो ये सब सिग्निफिकेंस हो गया इसका। इस पे बेस्ट एक तुम्हारा लो 5वां प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अभी तक 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन तुमको मिल चुका है और अभी एक और टॉपिक बाकी है, इस पर भी बेस्ट तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन, हम तुमको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ भी दे देंगे। और ये सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर हमको तुमसे चाहिए, है ना। ये प्रैक्टिस करने में पीछे मत हटो। एक बड़ी अच्छी कहावत है ना, यूपीएससी सीडीएस के इंटरव्यू का दिन मुझे याद है, तो बड़ा अच्छा कहावत है जो उस्ताद ने हम लोगों को सिखाया था कि तुम जितना पसीना अभी बहाओगे ना, अभी खैर हम लोग तो तभी सिलेक्शन के लिए गए थे एसएसबी इंटरव्यू में, उसके बाद जब सेलेक्ट हो जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, तब भी वहाँ मेहनत करवाई जाती है। तो उन्होंने कहा था कि जितना पसीना अभी बहाओगे उतना बढ़िया आगे तुमको, उतना अच्छा आगे जब सपोज कभी मान लो वॉर की नौबत आई और आप वॉर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका खून कम बहेगा। ये बड़ी अच्छी पुरानी कहावत को उन्होंने अच्छे से समझाया था। द मोर यू स्वेट इन द फील्ड द लेस यू ब्लीड इन द बैटल फील्ड। जितना पसीना आप अभ्यास में बहाएंगे, आपका युद्ध में खून कम बहेगा। तो अभी जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जामिनेशन में, उतना अच्छा परफॉर्म करोगे, तभी ब्लीडिंग नहीं होगा। तभी ब्लीडिंग करने का मतलब खून हाथ से नहीं बहना, तभी वो मानसिकता वाला ब्लीडिंग नहीं होगा, क्या क्वेश्चन नहीं बना फ्रस्ट्रेटी आ गए, वैसा नहीं होगा। तभी डिस्प्रेशन में नहीं जाओगे तभी।
लास्ट बट द नॉट लीस्ट टॉपिक, बिहार का पहला फिश ब्रूडिंग के बारे में जो हम बात कर रहे थे, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अकॉर्डिंग बिहार का पहला फिश ब्रूड जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया है। देखो जरा यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर भी हम बात कर लेंगे, है ना। इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस सिर्फ मछली पालन नहीं है। सबसे पहली बात, इसका पर्पस क्या है? जैसा हम तुमको बताए थे, इंडिजीनियसली जेनेटिकली इंप्रूव्ड डिजीज फ्री फिश सीड को डेवलप करना। कि कल को जाकर सपोज मान लो एक मछुआरा है, अब यहाँ से फिश सीड्स तुमको मिला, अब तुम अपने घर में कोई कटिहार के हो गई, कोई पटना के हो गई, कोई मधुपुरा के, कोई आरा के, कोई छपरा के, कोई कैमूर के, कोई भागलपुर के, बिहार के अलग अलग कोने से, या सपोज बिहार के बाहर के भी तुमको मछली पालन करना है, तो तुम यहाँ से सीड्स लेकर जाओगे, मतलब मछली लेकर जाओगे और उसको अपने तालाब में, अपने पोखरे में डाल दोगे। और ये जो मछलियां होंगी ये डिजीज फ्री होंगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगी, इनका रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा, तुमको भी पैसा ज्यादा मिलेगा बेचकर। तो इससे क्या होगा? मत्स्य पालन जो है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसको और सपोर्ट मिलेगा, और जो लोग मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं उनके लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा। एक अच्छा खासा पॉपुलेशन है बिहार में। तब तो नेता लोग जब पॉलिटिक्स इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो नदी में कूद के मछली पकड़ने लग जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि भाई उस जनता को सही में सपोर्ट चाहिए। आपका एक दिन फोटो शॉपिंग, फोटो खिंचवाने से नहीं काम चलेगा, नदी में घुस के तैर के फोटो खिंचवा रहे हैं पोखरे में। तो अगर सही में उस जनता को जो फिशरीज से रिलेटेड है, जो फिशरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फिश इंडस्ट्री से, अगर उनके सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करनी है, तो आप उनको ऐसे इनिशिएटिव का सही फायदा पहुंचाने में मदद कीजिए। ऐसे इनिशिएटिव अभी स्टार्ट तो हुई हैं, वो सिर्फ किताबों में नहीं रह जाए, सिर्फ स्टार्ट होकर नहीं रह जाए, ये इंश्योर करवाना हर नेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फोटो खिंचवाने जाते हैं वोट लेने के टाइम, और बाकी हर इंसान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इनसे जुड़ा है। तो ये हमारा ब्रूड बैंक का पर्पस होगा, ठीक है। साइंटिफिक मेथड को यूज करेंगे डिजीज फ्री फिशेस के सीड्स को डेवलप करने के लिए। दैट इज द पर्पस। उसी को देखो यहाँ आगे की ऑब्जेक्टिव के रूप में हम तुमको बता रखे हैं क्या क्या की ऑब्जेक्टिव है। तो की ऑब्जेक्टिव हो गया क्वालिटी सप्लाई करना, कि डिजीज फ्री फिश सीड्स हम सप्लाई करेंगे। उनका जेनेटिक हेल्थ इंश्योर किया जाएगा कि ये जो फिशेस है ना, इनका आगे जब रिप्रोडक्शन होगा, जब इन फिशेस से बाकी फिशेस बनेंगी, वो भी जेनेटिकली हेल्दी रहेंगी, प्योर रहेंगी, है ना। वो थाई मांगूर वाला केस नहीं होगा। थाई मांगूर जेनेटिकली डीजेनरेटेड फिश है, ठीक है। और क्या है भाई? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तभी तो भाई प्रॉफिट ज्यादा होगा। इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी होगा। थाई मांगूर जैसे फिश से इकोलॉजिकल थ्रेट भी होता है, वैसा यहाँ पर नहीं है। और डिजीज रेसिस्टेंस भी। अब जब डिजीज फ्री फिश रहेंगी और उसको तुम खाओगे बढ़िया से सरसों में ऐसे तल के, तो भाई इंसान के भी पेट में बीमारी नहीं होगी। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव हो गए, ये सब मेंस में आपके बड़ा काम आएगा। और जो भी फिश बिहार में मेजर बिकती है, क्या क्या हम लोग खरीद के खाते हैं जी, जो लोग भी खाते हैं, जैसे हमारे घर में बनता है हम भी खाते हैं, तो रेहू है, कतला है, उसके अलावा बाकी जो भी फिश है, हमको तो रोही और कतला नाम मालूम रहता है, उसके अलावा बहुत सारा है, मरीगल है, और क्या है, कार्प फिश है। कार्प फिश भी मिलता है ना बिहार में। हाँ, कार्प फिश के बारे में काफ़ी तुमको साउथ इंडिया में भी काफ़ी चर्चा होती है। दोस्त लोग था तो उन लोग के मुँह से काफ़ी सुनते थे। और चोल चेर पांड्या याद है? तो चोल चेर पांड्या में से एक डायनेस्टी है जिनके फ्लैग में कार्प फिश थी। पर जब बताओ तो कौन है? और नहीं पता है तो क्लास करो, वहां पे सीखोगे। चलिए, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? तो वाइल्ड सोर्सिंग कम होगी। जैसे अभी मान लो किसी को मछली पालन करना है, तो वो मछली का सीड्स, मतलब मछलियों को कहाँ से लाता है? कहीं से भी ऐसे मार्केट से ले आया, या कहीं वाइल्ड से ही ले आया, जंगल से, वो कम होगा। क्वालिटी एश्योर किया जाएगा, इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी होगी। अब जब फिश ब्रूड बिहार में ही होगा, जब वहीं पर मछलियों के सीड्स डेवलप किए जा रहे हैं, तो बिहार के हमारे जो मछली पालक हैं उनको बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा, और सही रेट पे उनको अच्छी क्वालिटी के फिश मिल जाएंगे। सेल्फ रिलायंस बिहार का होगा, हम बिहार के बाहर भी बेच सकेंगे, है ना। राइट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें, जिसके अंतर्गत ये स्टार्ट किया गया, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च हुई बाबू? 2020 में, ब्लू रिवॉल्यूशन के लक्ष्य से। हम व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, येलो रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। वैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन और येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये सब प्रैक्टिस करना होगा तुमको। ढूंढ के आंसर बताओ हमको, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। या हम ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब ना सिर्फ मछलियां, बल्कि वाटर से रिलेटेड, वाटर में मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम में, नदी में, समंदर में, मछलियों के अलावा बाकी जो भी प्रोडक्टिविटी होती है,
उन प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए सो दैट जो कम्युनिटी उस पर डिपेंडेंट है, इंडिया जो है, इंडिया के उन कम्युनिटी का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके सस्टेनेबल मैनर में। यही ब्लू रिवॉल्यूशन का लक्ष्य है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अच्छा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी, वो सेंट्रल सेक्टर में देती है। जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगा ना बाबू, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में याद रखना 100% पैसा यूनियन गवर्नमेंट से आएगा। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में यूजुअली ये वाला शेयरिंग होता है बिहार जैसे स्टेट्स के लिए, 60% यूनियन गवर्नमेंट का, मतलब ज्यादा पैसा यूनियन गवर्नमेंट देगी, जो बचा हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90:10 का रेशियो है और 100% है यूनियन टेरिटोरीज के लिए। यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का। सेंट्रल सेक्टर में तो पूरा पैसा यूनियन गवर्नमेंट को ही देना होता है। तो यही हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। ये फीचर्स भी याद रखेंगे आप। हालांकि इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? जेनेटिक डिग्रेडेशन। जैसे वही मांगुर और थाई मांगुर का क्या है, तो जो लोग फिशरीज से रिलेटेड हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका ये बिलीफ है कि थाई मांगुर फिश भी ऐसे ही जेनेटिक डिजेनरेशन से बनी थी, जो मैं अभी तुमको बता रहा था, जेनेटिक डिजेनरेशन। कैपिटल कॉस्ट भी फिश ब्रूडिंग में थोड़ा ज्यादा होता है। अब ये जो कैपिटल कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट को कम करने के लिए ही ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अकॉर्डिंग बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर ब्रूडिंग वहां पे डेवलप कर रही है, ब्रूड डेवलप कर रही है, जिससे जो लोग मछली पालन से रिलेटेड हैं उनको कम दाम पर ही फिश सीड्स मिल सके। तो इसका वे फॉरवर्ड भी मिल गया। एक्सपर्टाइज कम है, खैर एक्सपर्टाइज कम है तो उसके लिए हमें दिक्कत नहीं है, हमारे पास रिसर्च एजेंसी या यूनिवर्सिटीज हैं जहां से हम लोग ये फैसिलिटीज ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप मान लो हो गया या डिजीज मैनेजमेंट हो गया, इसके लिए भी अगर राज्य सरकारें और भारत सरकार साथ में आ जाए तो इन सारे चैलेंज को एड्रेस किया जा सकता है। कहने का मतलब कि ये चैलेंज इतना बड़ा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब उस पर बेस्ट आपका ये एक और नंबर 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीलिम्स का, एक और नंबर 7 प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज के सेशन में तुमको मैं टोटल 7 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे चुका हूं और जहां जहां पर पॉसिबल है मेंस का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन तुमको मिला है। अब तुम्हारा यही काम है कि तुम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन तो जरूर से जरूर सॉल्व कर लो, और जो लोग अगले साल एग्जाम देंगे वो प्रीलिम्स के साथ साथ थोड़ा मेंस का भी आंसर राइटिंग करेंगे। जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं 25 अक्टूबर को, वो प्रीलिम्स को तो जरूर करेंगे। अगर टाइम नहीं मिल रहा है मेंस के लिए तो प्रीलिम्स तो जरूर। 25 अक्टूबर को 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। उसके लिए स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में क्रैश कोर्स चल रही है। अभी एक वीक हुआ है क्लास स्टार्ट हुए, आप एनरोल करवाइए बस 499 में, और अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए कि 25 अक्टूबर को खाली मुंह देखने की जरूरत ना पड़े। और खाली मुंह देखने से काम नहीं चलेगा, एग्जामिनेशन में जाकर ई रंगना भी पड़ेगा, नहीं रंगोगे तो उसका भी नेगेटिव मार्किंग है। तो वैसी नौबत नहीं आए, उसके लिए अपनी पढ़ाई अभी से सिंसियरली स्टार्ट कर लो। बिहार प्रहरी के सेशन में फिर हम लोग नेक्स्ट वीक को मिलेंगे और वीकली करंट अफेयर्स को फिर से रिवाइज करेंगे, सो दैट अपकमिंग एग्जामिनेशंस में बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ना छूटे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद।